शोर जैसे तैसे विक्रम के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाह कर भी विक्रम के हमलों को नहीं रोक पा रहा था। शोर अपने हाथ को विक्रम के हमलों के बीच लाता है, लेकिन उसके हाथ वो सुन पड़ जाते हैं। विक्रम के हमले सहते सहते करीब 1-2 मिनट तक विक्रम पूरी ताकत लगाने के बाद शोर को बहुत ज्यादा घायल कर चुका था, और शोर के सर से जो खून निकल रहा था उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण शोर अब उसके सर से इतना खून निकल रहा था कि उसका पूरा चेहरा और आधा बदन खून से लथपथ हो चुका था। वहाँ पे काफी सारे टीचर्स भी थे, यहाँ तक कि शोर एक बार श्रेया की तरफ भी देखता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। श्रेया भी मजे के साथ अपना लंच कर रही थी, और बाकी टीचर्स वो देख तो रहे थे शोर को, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। विक्रम वहीं टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, और फिर जो भी इसकी मदद करेगा अगले दिन उसके साथ इससे भी बुरा होगा, समझे? विक्रम सही पे चिल्लाते हुए कहता है, पर अगर ये मर गया तो? भीड़ के बीच से एक लड़का कहता है, मर गया तो मरने दो, वैसे भी अनाथ है, इसके पीठ पीछे कोई है नहीं, और ये किसी काम का भी नहीं है। एक तरीके से हमारे बीच तो मैं स्कूल पे ये बोझ बना हुआ है, तो एक तरीके से मैं इस बोझ को इस स्कूल से उतार रहा हूँ। विक्रम इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है, और उसके पीछे पीछे अंश भी चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग शोर को देखते हैं। वो लोग चाहकर भी शोर की मदद नहीं कर सकते थे। विक्रम वो बहुत बड़े डॉन का बेटा था, और उसके डैड सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी थे, और ऐसे आदमी के बेटे से पंगा लेना, हाँ ये परेशानी वाली बात तो है ही, कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला। देखते देखते वहाँ से लोग चले जाते हैं। शोर श्रेया को भी आखिर तक जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे अपनी जगह पे खड़ा होता है और चलने की कोशिश करने लगता है। अगले पल उसका पाँव फिसलता है और उससे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन चक्कर आने से पहले और शोर की आंखें बंद होने से पहले शोर को अपने सामने डॉक्टर प्रीति दिखती है, जो कि शोर के पास आ गई थी। जिसके बाद शोर की आंखें बंद होती हैं, और जब शोर की आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में था। शोर अपने सर को पकड़ के खड़ा होता है। शोर के सर पे पट्टी करी हुई थी, और इस वक्त आधी रात का समय था, रात के 1 बज रहे थे। शोर अपने बिस्तर से उतरता और अपने रूम को देखने लगता। मुझे घर वापस कौन लाया? मैं तो शोर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, शोर को अपने सामने एक सुंदर सी लड़की दिखती है, जो कि वही छोटे से किचन में कॉफी बना रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शोर उस लड़की को देखते हुए कहता, जिसके बाद वो लड़की 2 कॉफी के कप लेकर बाहर आती है और एक शोर को देती है। शोर उस कप को तुरंत ही नीचे गिरा देता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अनन्या थी, जो कि शोर की सौतेली बहन थी। और शोर अपनी बहन को इसलिए नहीं पसंद करता था क्योंकि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें अनन्या की ही गलती थी, जहां तक शोर को पता था। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से, शोर अनन्या पे चिल्लाते हुए कहता है। शोर तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन। अनन्या शोर से कहती है, तुम्हारी बहन नहीं, तुम हो डॉक्टर अनन्या, मेरे लिए सिर्फ तुम डॉक्टर अनन्या हो और कुछ नहीं। शोर अपनी बहन से कहता है, ठीक है मैं डॉक्टर अनन्या हूँ ना, ठीक है मैं यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए आई, तो चलो अपनी जगह पे बैठ जाओ। अनन्या शोर को जबरदस्ती बैठाते हुए कहती है, और शोर इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, और वैसे भी बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से शोर उससे कमजोरी जैसी फील हो रही थी, जिसके कारण वो ज़्यादा हीरोगिरी झाड़ नहीं सकता था अपनी बहन के सामने। अनन्या देखते देखते शोर के उन घाव को चेक करती है और उन पे नई दवाइयाँ वगैरह लगाकर उससे फिर से पट्टी कर देती है। देखो शोर, तुम्हें मुझे अपनी बहन नहीं मानना है मत मानो, लेकिन तुम मेरे सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे भाई हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं था। इससे पहले कि अनन्या की बात कंप्लीट हो पाती, शोर अपनी जगह से खड़ा होता और खिड़की के पास जाकर बाहर का नज़ारा देखने लगता। ऑफ कोर्स वो अनन्या को ये दिखा रहा था कि उसे उसके बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, शोर अपनी बहन से कहता। लेकिन अगले ही पल शोर कुछ नोटिस करता। उसकी बहन उससे पीछे से आके गले लगा लेती है। देखो तुम्हें जो समझना है समझो, तुम मुझे अपनी बहन मानो ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। मुझे तुम्हें मेरे डैड दिखते हैं। अगर तुम एक बार मुझसे कहोगे तो मैं सारी चीज़ें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। सारी चीज़ें, मैं डॉक्टर वाले प्रोफेशन को भी छोड़ दूंगी। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम सब एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं शोर, सोचो। अनन्या शोर से कहती है, लेकिन शोर एक झटका देता है अनन्या को, जिसकी वजह से अनन्या पीछे चली जाती है। लेकिन शोर को अपने कंधे पे कुछ चुभता हुआ महसूस होता है, जहाँ पर अनन्या का हाथ था। अनन्या के हाथों में एक अजीब सी लाल रंग की चमकती हुई चीज थी,
जो कि शौर के कंधे में जाकर अब वहां चमचमा रही थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए उस पर किसी का भी ध्यान जा नहीं रहा था। कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, शौर अनन्या पे चिल्लाते हुए कहता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन अपने ख्याल रखना। अनन्या इतना कहने के बाद एक अजीब सा मास्क पहनती है और उस कमरे से निकल के चली जाती है। ऑफकोर्स उसके आइडेंटिटी के बारे में वो किसी को भी बताना नहीं चाहती थी पब्लिकली कि वो शौर की बहन है, और शौर भी ये नहीं चाहता था, इसलिए अनन्या ये सारी चीजें छिपा के रख रही थी। अनन्या के जाने के बाद शौर अपने कंधे को चेक करता है, जहाँ पर उससे एक अजीब सी खुजली हो रही थी। शौरमा खुजली तो करता है, लेकिन वो खुजली बंद नहीं हो रही थी, और वहाँ एक छोटी सी लाल रंग की चमचमाती हुई चीज भी थी। अब ये क्या है? शौर उस चमचमाती हुई चीज को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चमचमाती हुई चीज शौर के स्किन को चीर कर उसके अंदर चली जाती है। आह, ये, अरे, अब ये सारी चीजें ही बाकी रह गई हैं। शौर इतना कहने के बाद इन फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वो चुपचाप जाकर आराम करता है और सो जाता है। दूसरी तरफ अनन्या सीधे एक अजीब सी जगह पहुंचती है। वहां पर काफी सारे गार्ड्स खड़े थे, और वो सभी गार्ड्स अनन्या को आता देखकर उसके सामने झुकते हैं और एक बड़ा सा दरवाजा खोलते हैं, जिसके बाद अनन्या उस दरवाजे का एंटर करती है, और सामने एक डॉक्टर खड़ा था, डॉक्टर निकेत। वैसे बात कहाँ तक पहुंची? अनन्या डॉक्टर निकेत से कहती है, वो दिव्य पत्थर, वो सच में बहुत ज्यादा अजीब है। हाँ, उसके टच में हमने एक डेड बॉडी को लाया था, लेकिन अजीब बात, वो पत्थर उस डेड बॉडी से सारे मिनरल्स और बाकी के जो भी लाइफ फोर्स वगैरह होते हैं उन्हें कंज्यूम कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन ताकत बढ़ाने के बाद वो करेगा क्या, मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर निकेत अनन्या से कहता, अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुम बोल रहे हो कि वो डेड बॉडीज के अंदर से सारी प्रोटीन वगैरह खींच रहा है, मतलब इससे कहने का क्या मतलब, डेड बॉडीज? अनन्या डॉक्टर निकेत से कहती है, तुम खुद देख लो। इतना कहने के बाद डॉक्टर अनन्या और अनिकेत देखते देखते एक अजीब से जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और वो अजीब सी चीज हिलनी शुरू हो जाती है जहाँ पर डॉक्टर अनिकेत और अनन्या खड़े थे। देखते देखते एक अजीब सी लिफ्ट ऊपर से नीचे उन सभी के सामने आती है, और अनन्या और अनिकेत उस लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, और देखते देखते वो लिफ्ट उसके नीचे की जमीन खुलती है और वो लिफ्ट जमीन के अंदर जाने लगती है। जमीन के नीचे काफी ज्यादा नीचे ट्रैवल करने के बाद अनन्या के सामने एक बहुत बड़ा लैब था, जो कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह को किया जाता था जो कि सभी की नज़र से छिप के किया जाए। अनन्या आगे बढ़ती है और, हाँ डॉक्टर संजीव, वैसे बात कहाँ तक पहुंची? अनन्या डॉक्टर संजीव से कहती है, बात तुम खुद क्यों नहीं देख लेती? डॉक्टर संजीव आगे के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जिसके बाद अनन्या सामने देखती है जहाँ पर एक रूम था, जिसे मोटे से ग्लास के लेयर से बनाया गया था, और वो ग्लास सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था, उससे कोई भी इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता है। और उस ग्लास वाले रूम के उस तरफ एक पत्थर रखा हुआ था, जो कि लाल रंग से हल्का हल्का साइन कर रहा था। उस पत्थर के सामने एक डेड बॉडी को ले जाकर रखा जाता है, और देखते देखते वो पत्थर वो लाल रंग से साइन होता है, और एक अजीब सी लाल रोशनी उस डेड बॉडी से निकल के सीधे उस पत्थर में जाती है, और वो पत्थर और भी ज्यादा चमकने लगता है। डॉक्टर संजीव, ये क्या हो रहा है? अनन्या डॉक्टर संजीव से कहती है, अभी कुछ हुआ नहीं है, देखो तो पहले। संजीव फिर से अनन्या से कहता है, और अनन्या सामने देखते रहती है। देखते देखते वो डेड बॉडी वो फड़नी शुरू हो जाती है, और एवेंचुअली वो राख में बदल जाती है, जिसके बाद उस पत्थर की रोशनी और उसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो और भी ज्यादा चमचमाने लगता है। दूसरी तरफ उस पत्थर की आंखें खुलती है, और सभी लोग उस पत्थर की लाल आंख देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये क्या है? डॉक्टर संजीव उस बटन के ऊपर से अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं, जहां से वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी तरफ उस लाल पत्थर की आंखें अनन्या की तरफ जाती है। ये रही वो, हाँ ये रही। मुझे बस इस लड़की तक कैसे भी पहुंचना होगा, ताकि मैं इसे अपना होस्ट बना सकूं। मुझे जितनी भी ताकत मिली है तो उस हिसाब से मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं दोबारा सो जाऊंगा, और इन बेकार शरीरों में से मुझे ज़्यादा ताकत मिलेगी नहीं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो। वो पत्थर अनन्या को घूरते हुए मन में सोचता है, इंसानों, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। वो दिव्य पत्थर इतना कहता और सभी लोग हैरान दिखने लगते हैं। तो तुम बात कर सकते हो? संजीव उस दिव्य पत्थर से कहता, हाँ
ऑफकोर्स मैं बात कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, एक डील करते हैं। मुझे एक अच्छा खासा इंसान का शरीर ला के दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, वो भी अच्छे से। वो पत्थर डॉक्टर संजीव और अनन्या को देखते हुए कहता, डॉक्टर संजीव, मुझे इसकी बातें ठीक नहीं लग रही हैं। आपको सच में लगता है कि ये हमारा साथ देगा? क्यों? हम इंसान हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बेकार होने चाहिए ना इनकी नज़र में। अगर ये देवता से जुड़ी हुई चीज़ हुई तो इसकी नज़र में इंसान तो कुछ नहीं होंगे। हो सकता है कि हम एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करते हैं। क्यों? अनन्या डॉक्टर संजीव को कहती, हाँ तुम सही तो कह रही हो, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं इसके बातों में एक बार में ही आ जाऊँ। पहले से काफ़ी सारी चीज़ें उगलवाने के बाद और अपना काम निकलवाने के बाद ही हम इसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये चलेगा ना? डॉक्टर संजीव अनन्या से कहते हैं, और अनन्या अपने सर को हाँ मिला देती। तो चलिए डॉक्टर संजीव, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अनन्या डॉक्टर संजीव से कहती, जिसके बाद देखते देखते उस पत्थर की आंखें वो टिमटिमाती और बंद हो जाती, जैसे कि उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई और वो फिर से नॉर्मल पत्थर बन गया हो। चलो दोस्तों, आज फिर से वही हुआ, ये पत्थर फिर से सो गया है, तो तुम लोग अंदर जाके अपना काम कर सकते हो। डॉक्टर संजीव उन लोगों से कहते हैं, पर ये तो आज बात कर रहा था। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। वहाँ के क्लीनर्स, जो कि हमेशा उस पत्थर के आसपास की चीज़ों को क्लीन रखते थे, वो लोग अंदर जाने से डर रहे थे। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम लोग डरते बहुत हो, कोई पत्थर ही तो है, कौन सा तुम्हें खा जाएगा? डॉक्टर निकेत इतना कहने के बाद उस रूम में एंटर करता है जहाँ पर दिव्य पत्थर था। दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव एक बटन दबाते हैं और देखते देखते उस मोटे से ग्लास के लेयर के चारों तरफ एक मोटे सील्ड की लेयर आ जाती है, जिसके कारण अब किसी को भी डॉक्टर अनिकेत अंदर दिख नहीं रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर अनिकेत जैसे ही अंदर जाता है और वहां के राख वगैरह को साफ करके बाहर निकलने लगता है, डॉक्टर अनिकेत को अपने पीछे से लाल रोशनी चमकती हुई दिखती है। डॉक्टर अनिकेत तुरंत ही पीछे मुड़ता है, लेकिन वो पत्थर इस वक्त डॉक्टर अनिकेत के ठीक सर के सामने फ्लोट कर रहा था, वो उसके सर के सामने उड़ रहा था। अगले ही पल वो पत्थर डॉक्टर निकेत के सर से टकराता है और देखते देखते वहां पर वो पत्थर डॉक्टर निकेत का रूप ले लेता। अगर तुम मरे तो मैं तुम्हारे इस रूप का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें जिंदा तो रहना होगा, लेकिन तुमसे कुछ ताकत लेने के बाद मैं काफी देर तक इस रूप में रह सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ समय तक सोए रहोगे। वो पत्थर दिव्य पत्थर अनिकेत का रूप लेने के बाद अनिकेत के कुछ ताकत को भी ले लेता, जिससे अनिकेत कमजोर दिखने लगता और वो गहरी नींद में चला जाता। और वो दिव्य पत्थर जिसने अनिकेत का रूप ले लिया था, वो उस बंकर से बाहर आता। देखा, इतना आसान था सफाई, ये लो। अनिकेत उन सफाई वालों से कहता और उनकी तरफ एक अजीब सी चीज फेंक देता, जिसमें वही राख पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ वो दिव्य पत्थर जो कि अनिकेत के रूप में था, वो तेजी से बाहर भागते हुए जाता। हाँ है डॉक्टर अनन्या। अनिकेत डॉक्टर अनन्या को रोकते हुए कहता। अनिकेत उसकी एक आंख लाल थी, जिसके कारण वो थोड़ा अपने चेहरे को लेफ्ट राइट कर रहा था ताकि अनन्या की नजर उसकी आंखों पर न जाए। इसके बाद डॉक्टर निकेत अनन्या के पास जाता। आप घर जा रही है? अनन्या डॉक्टर निकेत के बात को सुनने के बाद थोड़ा हैरान होती है। हाँ, घर तो जा रही हूँ। क्यों? अनन्या डॉक्टर निकेत से कहती है, आप कहे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। अनिकेत अनन्या से कहता, वैसे सड़क पूरी तरीके से खाली है इस वक्त आधी रात हो रही है, अगर आप चाहे तो मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। अनन्या अनिकेत से कहती है, ये तो बड़ी खुशनसीबी होगी, चलिए। डॉक्टर निकेत अनन्या से कहता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाने के बाद सीधे उसे घर ड्रॉप कर देता। जिसके बाद डॉक्टर निकेत अनन्या के दरवाजे तक जाता और अनन्या वो अनिकेत को आखिरी बार बाय बोलने के बाद दरवाजा बंद कर देती है। जी आखिर हो क्या रहा है? मैं इस लड़की के अंदर अपने पत्थर के उस टुकड़े को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और जब तक मैं इस लड़की के अंदर अपने उस टुकड़े को महसूस नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इसे अपना होस्ट नहीं बना सकता हूँ। मुझे पहले अपने उस आखिरी पत्थर के टुकड़े के साथ जो कि इस लड़की के अंदर होनी चाहिए, मुझे उसके साथ कनेक्ट करना होगा, जिसके बाद ही मैं इसे अपना होस्ट बना पाऊंगा। लेकिन अजीब बात, मैं इस लड़के के इतना करीब था, लेकिन फिर भी मैं अपने उस टुकड़े से जुड़ नहीं पाया और ना ही इसे अपना होस्ट बना पाया। इसका मतलब तो यही है कि ये लड़की, इसके पास वो टुकड़ा है ही नहीं, वो किसी और के पास है या फिर कहीं और ही पड़ा होगा। जब तक मैं उस टुकड़े के आसपास ना पहुंच जाऊं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, क्योंकि मैं अभी कमजोर हूँ। और जहां तक है मेरा वो आखिरी टुकड़ा जो कि इस लड़की की बॉडी के अंदर होना चाहिए था, वो इसी लड़की से जुड़े हुए किसी के पास या फिर कहीं हो सकता है। जिस रास्ते से ये आती जाती है, मुझे सारी चीजें देखनी होंगी। डॉक्टर निकेत जो कि असल में दिव्य पत्थर था, वो मनी मन सोचता
वो छोटा सा टुकड़ा जो कि दिव्य पत्थर ने अनन्या के बॉडी के अंदर डाला था, उसके मदद से वो डॉक्टर अनन्या के बॉडी को काबू करने वाला था और उसे अपना होस्ट बनाने वाला था। जिसके बाद वो क्या करता वो तो उसी का प्लान था। मैं अभी अधूरा हूँ, मेरे बहुत सारे टुकड़े अलग अलग यूनिवर्स में फैले हुए हैं। पहले मुझे एक अपना अच्छा सा होस्ट ढूंढने के बाद पहले मुझे अपने टुकड़ों को ढूंढना होगा जिससे मैं आसानी से कनेक्ट कर पाऊंगा अगर मुझे कोई होस्ट मिल गया तो। और मैं अपने अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा ही निकाल सकता था जो कि मैंने इस लड़की के अंदर डाला था। लेकिन आह, दिव्य पत्थर इतना सोचते हुए अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि ज्यादा सोचने की वजह से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं इतना कमजोर हूँ, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया, दिव्य पत्थर मन मन सोचता। जिसके बाद वो अपने आप को रिलैक्स करता। देखते देखते दिन होता और अनन्या जैसे अपने दरवाजे को खोलती वो डॉक्टर निकेत को उसी हालत में देखती है जिस हालत में उसने डॉक्टर निकेत को आखिरी बार देखने के बाद उसे बाय किया था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर निकेत वो रात भर दरवाजे से हिला ही ना हो। डॉक्टर निकेत, आप ठीक हैं? अनन्या डॉक्टर निकेत से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुम कल किसी से मिलने गई थी क्या? मुझे जानना है। अनिकेत अनन्या से कहता, नहीं मैं किसी से मिलने थोड़ी जाती हूँ। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो मैं, हाँ मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं मिलने चाहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे प्रपोज करोगे। चलो साइड दो। इतना कहने के बाद डॉक्टर अनन्या पूरी तरीके से रेडी होने के बाद वहाँ से निकल जाती है और डॉक्टर निकेत ही मतलब वो दिव्य पत्थरी उसे उसके लैब तक ड्रॉप करता है। जिसके बाद देखते देखते अनन्या लैब पहुँचती है और उसका फ़ोन बज रहा था। अनन्या जैसे ही फ़ोन उठाती है, अनन्या मैं डॉक्टर संजीव बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ निकेत है क्या? डॉक्टर संजीव अनन्या से कहते हैं, हाँ हाँ। इससे पहले कि अनन्या और भी कुछ कहती, बस चुपचाप मेरी बात सुनो। वो डॉक्टर निकेत नहीं, वो दिव्य पत्थर है। वो तुम्हारे पीछे पता नहीं क्यों गया है, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ है मतलब कुछ बुरा हो सकता है। निकेत यहाँ से थोड़ी देर पहले ही निकला, वो होश में आया और यहाँ से निकल गया। तुम जल्द से जल्द अपनी लोकेशन बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद के लिए। इससे पहले कि डॉक्टर संजीव की बात पूरी हो पाती अनन्या के हाथों से वो अनिकेत फोन छीन लेता। क्या हुआ अनन्या, ठीक तो हो? हेलो डॉक्टर संजीव, वैसे आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है तो मैं फ़ोन अभी रख रहा हूँ। हाँ हाँ मैं और अनन्या आ जाएंगे वहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर निकेत वो फ़ोन इतना कहकर काट देता और फ़ोन वापस अनन्या को थमा देता। अनन्या कंफर्म थे कि ये डॉक्टर निकेत नहीं, और अभी इसने जो कॉल पे बात करने का नाटक किया उससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये डॉक्टर निकेत है ही नहीं। और तो और अनन्या को उस डॉक्टर निकेत की लाल आंखें भी दिख चुकी थी। हाँ डॉक्टर निकेत, एक काम करते हैं, चलते हैं, या फिर आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अनन्या ऐसा कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अगले ही पल अनन्या का हाथ डॉक्टर निकेत पकड़ लेता। अजीब बात है, इसके हाथों को पकड़ने के बावजूद मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब इसके पास वो नहीं है। दिव्य पत्थर मनीवर सोचता। अनन्या खूब बड़ी नजरों के साथ धीरे धीरे पीछे मुड़ती है जहाँ पर डॉक्टर निकेत की दोनों आंखें लाल हो चुकी थी और वो अनन्या को गुस्से से देख रहा था। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे अपने हाथों से उठाने के बाद तुम किस किस के कॉन्टैक्ट में गई थी, मतलब किस किस से मिलने गई थी? मुझे उन सभी की लिस्ट चाहिए। डॉक्टर निकेत मतलब वो दिव्य पत्थर वो अनन्या से कहता, मैं किसी के पास नहीं गई थी। अनन्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए डरते हुए कहती, वो एक आखिरी छोटा सा टुकड़ा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो दिव्य पत्थर अपने में ही बड़बड़ा रहा था। इतने में ही दिव्य पत्थर के सर पे अचानक से पीछे से आकर कोई एक मोटा सा डंडा मार देता और जब डॉक्टर अनन्या उस तरफ देखती तो वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अनिकेत था। थैंक गॉड, मैं तो बस एक तुक्के के साथ ही आया था क्योंकि ये जगह पास थी तो हो सकता था कि तुम लैब आ गई हो और मैं लैब आया और मुझे यहाँ। इतना कहने के बाद डॉक्टर निकेत उस दिव्य पत्थर को जो कि डॉक्टर निकेत के ही रूप में था उसे एक चेयर से बांध देता। डॉक्टर अनन्या हमें यहाँ से निकलना होगा, बाकी लोगों को यहाँ लेके आते हैं, तब तक ये और कमजोर होता जाएगा और वापस एक पत्थर में बदल जाएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक इस पर रिसर्च की गई है। डॉक्टर निकेत उस दिव्य पत्थर को देखते हुए कहता, बेवकूफो, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बस अपनी खोई हुई चीज ढूंढ रहा हूँ, मुझे बस वो वापस ला के दे दो। ओए डॉक्टर अनन्या, हाँ तुमने जब पहली बार मुझे अपने हाथ में उठाया था तो तुम्हारे हाथ में कुछ चुभन जैसी हुई थी, याद करो। वो चीज मेरे पत्थर का एक छोटा सा अंश है जो कि मुझे चाहिए किसी भी हालत में। बदले में तुम मुझसे जो पूछोगे मैं वो बताऊंगा। मैं बड़े बड़े राजों के ऊपर से पर्दा हटा सकता हूँ
तुम कहोगे तो मैं 2-3 देवताओं को भी तुम्हारे कदमों में झुका सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत है। इतना कहते कहते वो दिव्य पत्थर, वो बोलते बोलते रुक जाता है, जैसे कि उसकी ताकत खत्म हो गई हो। अनन्या, चलते हैं। डॉक्टर निकेत अनन्या से कहता है और अनन्या के हाथ को खींचकर वहां से ले जाता है। अब वो बया कर पहले सभी लोगों को बुलाएंगे और तभी यहाँ आएंगे वापस। दूसरी तरफ अनन्या और अनिकेत के वहां से जाते ही करीब 5 मिनट बाद वहां श्योर आ जाता है और वो अनन्या के लैब में एंटर कर जाता है। डॉक्टर निकेत आप?" श्योर डॉक्टर निकेत को देखते हुए कहता है और वो दिव्य पत्थर जो कि डॉक्टर निकेत के रूप में था वो श्योर को देख के हैरान हो जाता है और देखते देखते उसके चेहरे पे एक ईविल सी स्माइल आ जाती है।